चलते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की इसमें बात कर रहे हैं। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का क्वेश्चन आपका डी ब्लॉक से है और डी ब्लॉक से। ओके, तो आपसे कहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इसमें बताना है। अच्छा, इस सेम किस में सेम होगा, इनमें से कौन से आयंस हैं, यू हैव बीन गिवन डिफरेंट आयंस और आपको बताना है इनमें से किसका मैग्नेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। देखो, जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है कि जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, ऑफ कोर्स उन दोनों आयंस का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन सारे आयंस के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं टाइटेनियम प्लस 3 की बात करूं, देखो टाइटेनियम होता है आपका एटॉमिक नंबर 22, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बैलेंस शेल लिखें तो ये होगा 4s2 एंड 3d2। अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम है मैं आपके पास एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 4s1 एंड 3d5। अगर मैं मैंगनीज की बात करूं तो मैंगनीज में 25 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 एंड 3d5। उसके बाद हमारे पास आया आयरन, आयरन 26 होता है तो ये हो गया 4s3 एंड 3d6, सॉरी इट इज 4s2 एंड 3d6। ओके, उसके बाद हमसे बात हो रही है स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम में यहाँ लिख देती हूँ, आई एम श्योर आपको ये बॉटम वाला पार्ट विजिबल होगा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 एंड 3d1। तो हम यहाँ अगर बात, अब इन्होंने आयन दिए हैं, अगर मैं टाइटेनियम प्लस 3 की बात करूँ तो बेटा टाइटेनियम प्लस 3 में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, दो तो यहाँ से चले गए, एक यहाँ से चले गए, D1 हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ 1। अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, क्रोमियम प्लस 2 की बात कर रहे हैं, तो क्रोमियम प्लस 2 में आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d4 जिसमें इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं मैंगनीज की बात करूं तो मैंगनीज अगर प्लस 2 में जाएगा तो इसकी 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होगा जिससे इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आयरन की बात करें तो 2 लूज करने के बाद आयरन प्लस 2, आयरन प्लस 2 होगा 3d6 जिसमें इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इज इक्वल्स टू 4। कैसे 4 होंगे वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि d में 5 ऑर्बिटल्स होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे इसलिए n की वैल्यू यहाँ 4 है। अगर हम स्कैंडियम प्लस 3 की बात करें तो स्कैंडियम प्लस 3 तो d0 हो जाएगा, 3d0 जिसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके पास क्रोमियम प्लस 2 के पास और आयरन प्लस 2 के पास इनके पास सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि इनके पास सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, बॉहर मैग्नेटॉन। तो क्योंकि इनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो एन म्यू वैल्यू भी सेम होगी, इसलिए कौन सा ऑप्शन जाएगा आपके पास, ये आपका था बी एंड ये आपका आयरन वाला है आयरन प्लस 2 डी, तो बी एंड डी यहाँ पे ओनली थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। आज से कहा है इनको अरेंज कीजिए, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अरेंज करना है। तो ये क्वेश्चन आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ओके, तो इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी है और आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, और हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। आपसे कहा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन, तो सबसे पहले हम इनको इनकी पोजीशन के बेस पे अरेंज कर लेते हैं। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो वो ग्रुप 14 में आता है, उसके नीचे सिलिकॉन आता है। उसके बाद है हमारे पास ग्रुप नंबर 15, 15 में आपका नाइट्रोजन है और 16 में आपका ऑक्सीजन है और आपका 17 में आपका फ्लोरीन है। ये इन्होंने एलिमेंट्स दिए हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे जाने पे बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन, उससे कम सिलिकॉन, इसलिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट है आप। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद ल्यूकास रिएजेंट। ये क्वेश्चन है आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से, तो चैप्टर में लिख देती हूँ, इट इज फ्रॉम अल्कोहल फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल ईथर। ओके, तो यहाँ आपसे कहा है कि ल्यूकास रिएजेंट के साथ इंस्टेंटेनियसली कौन रिएक्ट करेगा। आपको पता है कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इस मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। और ल्यूकास रिएजेंट में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री जो अल्कोहल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर हमारे 2 डिग्री अल्कोहल्स आते हैं, अल्कोहल्स, उसके बाद आते हैं हमारे 3 डिग्री सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल्स, 1 डिग्री अल्कोहल्स। ठीक है, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि टी फॉर टर्शरी, ये टर्शरी है ना, टी फॉर टर्शरी, और टर्शरी का मतलब होता है तुरंत, तुरंत। सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी, सेकेंडरी जो अल्कोहल्स होते हैं इसका मतलब है आफ्टर सम टाइम, मतलब इनको टाइम लगेगा। और प्राइमरी तो और भी ज्यादा टाइम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि इंस्टेंटेनियसली वही रिएक्ट करेगा जो 3 डिग्री होगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल इन सब में से कौन सा है, वो है ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि इसमें जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ये वो 3 से जुड़ा है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड यहाँ करेक्ट है। आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आई एम श्योर आपको ये विजिबल होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दोनों बोथ कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव एंड कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल, दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं और दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो जो आपका ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल ही होती है, ये बात बिल्कुल सही है, ये पॉइंट वैलिड है। बट क्या इनका मैग्नेटिक बिहेवियर डिफर करेगा, वो उसको हम देख लेते हैं। कोबाल्ट की अगर मैं बात करूं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, CuNH3 3 पॉजिटिव, अगर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं कोबाल्ट की बात करूं तो कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आपको पता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने S से लूज कर देगा। वैसे जनरली कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 एंड 3d7, तो अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो 2 तो ये S से करेगा और एक अपना 3d से कर देगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 3d6। ठीक है, तो कोबाल्ट +3 या 3d6 कॉन्फ़िगरेशन में है। ओके, और अमोनिया जो है वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। पहले मैं बना देती हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज योर 6th। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, और अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करवा देगा। तो अमोनिया यहाँ पे इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL, तो अगर ये पेयरिंग करवाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर हो गए, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए, क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, इसलिए डायामैग्नेटिक है। ये है आपका डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं SOF6 3- की। अगर मैं सॉरी नॉट SO CO COF6 3-, तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो कोबाल्ट फिर से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर कोबाल्ट फिर से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका 3d6 ही है, लेकिन जो फ्लोरीन है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, फ्लोरीन यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, WFL है। क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही पड़े रहेंगे, और क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े रहेंगे तो इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इनका ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल है और इनका मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट है, ये बात सही है। स्टेटमेंट 2 पे आ जाते हैं। CONH6 3 पॉजिटिव डायामैग्नेटिक है, जबकि ये बात ठीक है, ये डायामैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। अगर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारा ऑप्शन थर्ड जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ठीक है, चलते हैं फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन 15 पे आ गए हैं और 15 क्वेश्चन हमसे कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 में कहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर। आपको पता है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, चलो यहाँ लिखते हैं। अगर हम ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की बात करें 16, तो हमारा सबसे पहले ऑक्सीजन होता है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इनके हाइड्राइड्स की बात करूं, उन्होंने यहाँ पे हाइड्राइड्स की बात करी है, वो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अगर इनके हाइड्राइड्स ले लूं तो मैं ये हो जाएगा H2O, फिर आपका H2S, फिर आपका H2SE एंड देन आपका H2TE और आपका पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है। और उन्होंने यही चार दिए हैं, टेलुरियम, हाँ यही चार आपको मेंशन है। अब अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इन सब में से देखो, वैसे अगर हम नीचे जाते हैं तो मास बढ़ता है, वन डेर वाल फोर्सेस बढ़ती हैं जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन यहाँ तो वाटर का कम होना चाहिए, लेकिन वाटर का सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। वाटर के मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। क्योंकि वो एसोसिएटेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो इसलिए इसका एक्सेप्शनली जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो यहाँ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। फिर अगर हम फिर बाकी सब में बात करते हैं तो मास जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा H2TE का, टेलुरियम हाइड्राइड का। तो इसलिए, और उसमें वंडर वाल फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगी, जितनी ज्यादा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी उतने ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर आपका आता है H2TE, फिर आपका आता है H2SE एंड फिर आपका सबसे कम होगा H2S का। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। अब हम वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो इन्होंने यही ऑर्डर दिया हुआ है कि वाटर का सबसे ज्यादा है H2TE, फिर H2SE और फिर H2S। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ठीक है सबसे ज्यादा होगा, ये बात सही है। स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। वैसे वाटर का कम होना चाहिए लेकिन बाकी मेंबर्स से, बट क्योंकि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर मॉलिक्यूल में, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो इस इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स की लाइट में आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इन दोनों, ये दोनों ही करेक्ट है, वो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा? स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इसमें भी आपसे कहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, तो करेक्ट आंसर बताना है इन ऑप्शंस में से। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ आपको क्वांटम नंबर्स गिवन है। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर्स गिवन है और आपको उनको मैच करना है कि वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है हमें साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। तो हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल। तो जो डी है वो सेकंड से मैच होगा, और डी सेकंड से मैच हो रहा है ऑप्शन फोर्थ में। चलो बाकी भी देख लेते हैं। जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो हमें बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल, तो ये फर्स्ट से मैच करेगा, जो सी है वो फर्स्ट से मैच कर रहा है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है स्पिन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो जो हमारा बी है वो फोर्थ से मैच करेगा। फिर हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, तो हमारा ए है वो थर्ड से मैच करेगा, इसलिए ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वांटम नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि दो लिस्ट आपको गिवन है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आ गए एंड लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको रिएक्शन दे रखी है और लिस्ट 2 में उसके रिएजेंट्स गिवन है। तो पहले आपको दिया हुआ है कि आप ये देख रहे हो कि दो जो साइक्लोहेक्सेन की रिंग्स हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, और उसमें क्या हो रहा है कि आपको जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइक्लोहेक्सेनॉन के मिल रहे हैं। तो ये ऑप्शंस आपको गिवन है कि यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज करें। तो ये सीधी रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस की, जिसमें हम ओजोन से रिएक्शन करवाते हैं, ओजोनाइड बनता है, फॉलोड बाय रिडक्शन विद जिंक एंड वाटर। तो हमें जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाता है। तो हम ये कैसे बनता है वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो आपके पास है
दो साइक्लोहेक्सेन की जो रिंग्स हैं, साइक्लोहेक्सेन की रिंग्स हैं वो एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आपने इसकी ओजोन से रिएक्शन करवाई, फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक एंड वाटर। तो आपको एक ट्रिक सिंपल से याद रखनी है कि जब भी कोई भी ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन आपको करना हो, प्रोडक्ट उसका बनाना हो, तो आपको सीधा क्या करना है, डबल बॉन्ड का एक तरफ छुपाओ और वहां ऑक्सीजन लगा दो। ये ट्रिक है ओजोनोलाइसिस की। तो आप क्या करोगे कि यहाँ आपने डबल बॉन्ड, ये पूरी एक पार्ट छुपाया और डबल बॉन्ड लगा और डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। फिर दूसरी तरफ भी आपको यहाँ इसको छुपाना है और ऑक्सीजन लगा देना है। तो आपको दो मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, किसके, साइक्लोहेक्सेनॉन के। तो यहाँ आपके पास फिर से डबल बॉन्ड ओ आ गया, तो दो मॉलिक्यूल्स मिल गए साइक्लोहेक्सेनॉन के। देखो ये ट्रिक हर जगह है, किसी एल्कीन में वैलिड होती है। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, अब अगर हम ये बात कर ही रहे हैं तो मान लो कि मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH CH3, यहाँ CH नहीं है, यहाँ सिर्फ एक कार्बन है, CH3 डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, ठीक है। ये आपके पास कंपाउंड, आप इसकी ओजोन से रिएक्शन करवा रहे हो जिंक और वाटर के साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा ट्रिक ये है कि आपको एक पोर्शन, मतलब डबल बॉन्ड का ये इतना पोर्शन छुपाओ और ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो एक प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब दूसरा प्रोडक्ट लिखना है, तो दूसरा प्रोडक्ट लिखने के लिए एक सेकेंड इसको इरेज करता है। हाँ, दूसरा प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको इतना छुपाना है और ऑक्सीजन लगा देना है, तो क्या बनेगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये मिल गया आपके पास। ऐसे मतलब ऐसे आप ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट लिख सकते हो डायरेक्टली विदाउट कैरिंग आउट रिएक्शन। तो ये किससे मैच हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर 1 है, ए है, वो आपका किससे मैच हो रहा है, फोर्थ से मैच हो रहा है। तो देखो ए फोर्थ से ऑप्शन 2 में, मतलब फर्स्ट में हो सकता है या फिर थर्ड में हो सकता है। अब हम देखते हैं फिर बी किससे मैच होगा। आप देखो कि आप बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाओगे कि आपको ये मिल जाए, बेंजोफिनॉन मिल जाए, बेंजोफिनॉन आपका मिल रहा है, तो आप सीधी सी बात है, ये इसकी रिएक्शन आप कराओगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इस प्रोसेस को बेंजोइलेशन कहते हैं और ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आता है। तो हम लिख देते हैं रिएक्शन कि आपके पास बेंजीन है, बेंजीन है, आपने उसकी रिएक्शन करवानी है C6H5COCl से, C डबल बॉन्ड O Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ठीक है। तो आपका यहाँ से हाइड्रोजन और Cl बाहर हो गए, जुड़ जाएंगे, तो आपके पास मिल जाएगा। यहाँ ए वाला हाइड्रोजन ले लेते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट लिखने में इजी रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन Cl बाहर, तो आपके पास क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O। तो ये आपके पास बेंजोफिनॉन मिल गया। तो ऑफ कोर्स जो आपका ऑप्शन बी है वो मैच कर रहा है फर्स्ट से, तो दैट मीन्स इन दोनों में से ऑप्शन बी फर्स्ट से मैच कर रहा है, दोनों में ही हो रहा है। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पे। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये आपके साइक्लोहेक्सेन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका कीटोन में। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी अल्कोहल अगर कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है तो वो CrO3 से ऑक्सीडेशन के बाद होता है। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन होने के बाद वो कीटोन्स देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये सेकेंड से मैच हो रहा है। तो सी सेकेंड से मैच हो रहा है, मतलब दोनों में से ऑप्शन 1 करेक्ट है। डी भी देख लेते हैं, जो भी ग्रुप अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर हम उसकी रिएक्शन एल्कलाइन केमिनोफोर से करवाते हैं, एल्कलाइन केमिनोफोर से, तो जो भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर, वो कन्वर्ट हो जाता है पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये कन्वर्ट हो रहा है, तो डी किससे मैच कर रहा है, आपके थर्ड से, तो इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप करेक्ट रीजन बताइए जो ये ट्रांसफॉर्मेशन करवा पाए, और आपको ऑप्शंस गिवन है। पहले में बोरोन हाइड्राइड दिया है, फिर अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, फिर अल्कलाइन केमिनोफोर से आप रिएक्शन करवा रहे हो। सेकंड में आप वाटर डाल रहे हो एसिडिक मीडियम में, फिर PCC या फिर CrO3 यूज कर रहे हो। फोर्थ में बोरोन हाइड्राइड हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में यूज होता है,
फॉलोड बाय रिएक्शन विद अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिर आपकी पीसीसी से रिएक्शन करवा रहे हो। तो देख लेते हैं, अगर आपको दिख रहा है कि इस वाले जो कंपाउंड आपको गिवन है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे CHO ग्रुप आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, जब आप जो प्रोडक्ट बनाओगे, अब इन दोनों में से कौन सा यूज करना है, या तो वाटर यूज करो एसिडिक मीडियम में, या फिर बोरोन हाइड्राइड यूज करो। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में जो OH ग्रुप आता है वो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आता है। अगर मैं यहाँ पे वाटर का एडिशन करवा दूंगी एसिड की प्रेजेंस में, तो जो OH नेगेटिव है वो इस पोजीशन पे जाएगा, बट हमें इस पोजीशन पे चाहिए नहीं, सेकंड पोजीशन पे हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें, अगर मैं OH को यहाँ पे ले आऊंगी फर्स्ट पोजीशन पे, जो कि मेरे को हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन से मिलेगा, फिर मैं उसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवा दूंगी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो मेरे पास एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑप्शन 4 जाएगा। कैसे जाएगा वो हम करके देख लेते हैं। तो हमारे पास कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन, और फिर आपके पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आपने क्या करा है, आपने इसका हाइड्रोबोरेशन कराया, BH3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। जब आप हाइड्रोबोरेशन करवाते हो तो आपको ट्राइअल्काइल बोरेन मिलता है। अब ट्राइअल्काइल बोरेन कैसे मिलेगा? CH2 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 3 टाइम्स बोरेन, तो ट्राइअल्काइल बोरेन मिल गया। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अल्कलाइन मीडियम में, तो आपको मिलता है अल्कोहल, CH2 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 एंड OH, और H3BO3 मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो अब आपके पास ये मिल गया, तो इसका मतलब है कि हमें ऑप्शन 1 में से या ऑप्शन 4 में से कोई राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो अब हम एल्कलाइन केमोनोफोर और पीसीसी में किसको यूज करें? अब मेरे को एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए, CHO ग्रुप चाहिए, तो मेरे को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एल्डिहाइड ग्रुप केमोनोफोर यूज करती हूँ तो ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, बट मेरे को चाहिए कि ये बिकॉज हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे पीसीसी यूज करेंगे। और जैसे हम पीसीसी यूज करेंगे, मेरा जो OH ग्रुप है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 CH2 CHO, ये आपके पास मिल गया। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 4 करेक्ट है। आप सेकंड और थर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसमें OH जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, आपको सेकंड चाहिए नहीं, और सेकंड पे अगर वो आएगा तो वो आपको कीटोन देगा, अल्कोहल नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट में आपसे कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा है द reagents with which glucose does not react to give the corresponding test or products are। वो reagents जिसमें ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता है corresponding प्रोडक्ट नहीं, मतलब इनमें से किसके साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता और प्रोडक्ट नहीं देता, ये आपसे पूछा है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ग्लूकोज जो है वो स्किप्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कोई एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता। तो ये आपका बायोमोलिक्यूल्स से है क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स। तो ये स्किप्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता ग्लूकोज। तो यहाँ पे बी और ई राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है इस क्वेश्चन में अगेन। तो करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। इसमें आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है और यहाँ लिस्ट 2 में आपको नंबर और द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दिए हुए 2 कार्बन एटम्स के बीच में। तो हम यहाँ बात करते हैं इथेन की। तो सबसे पहले अगर मैं इथेन की बात करूं तो इथेन का स्ट्रक्चर ये होता है, इथेन का फॉर्मूला C2H6। इसमें आपसे पूछा है कि नंबर बताओ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताओ 2 कार्बन एटम्स के बीच में। तो यहाँ पे जो 2 कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो थर्ड से मैच हो रहा है, ऑप्शन ए थर्ड से 2 ऑप्शन में मैच हो रहा है। अब हम बी की बात कर लेते हैं। अगर मैं बी की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास इथीन है, तो इथीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे एक सिग्मा है आपके पास, 1 सिग्मा है और एक पाई है। तो इथीन की जो इथीन के अंदर 1 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है, तो बी फोर्थ से मैच करेगा। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों में कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं
इथाइन की बात करते हैं सबसे पहले। इथाइन का होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 2H2। यहाँ इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा है और 2 पाई है, तो ये किससे मैच करेगा? इथाइन। इथाइन मैच करेगा आपका 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, तो ये 1 से मैच कर गया, तो मतलब जो D है वो 1 से मैच करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब C2 मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं कि C2 मॉलिक्यूल में पक्का 2 पाई बॉन्ड्स होंगे फिर। अब वो 2 पाई बॉन्ड्स कैसे हैं उसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हैं। C2 के पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 12, इसके पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अभी तक हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करे हैं। फिर हमारे पास बचता है पाई 2px2 एंड पाई 2py2। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इसके जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मतलब वो 2 पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे C जो है वो 3rd से मैच कर रहा है और यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट है। C 2nd से मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्लियर? चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था किससे? आप इसको केमिकल बॉन्डिंग से, ये हमारा क्वेश्चन रहा केमिकल बॉन्डिंग से।